Hello everyone. Today we are going to close the this topic of row reduced echelon form with the last topic inverse of a matrix by row reduced echelon form. तो इस टॉपिक में बच्चे आपका ये जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स अगर ए दी हुई है आपके पास और उसका आपको अगर इन्वर्स निकालना, इन्वर्स आपको पता है आप यूजली डिटर्मिनेंट को फैक्टर वगैरह की हेल्प से निकालते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको निकालेंगे बाय यूजिंग रो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म। ठीक है, तो अब इन्वर्स को हम कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग रो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म। मैं इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, आपको ऊपर ऊपर से ही मेनली, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके पास हम इतना इसे ज़्यादा यूजली पेपर में भी नहीं डालते हैं, पर हाँ आपको एटलीस्ट ये बताना ज़रूरी होता है कि आप इन्वर्स भी रो रिड्यूस की हेल्प से, एशलॉन फॉर्म की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चे स्ट्रेटजी क्या रहती है, उसके लिए पहले हमारे पास एक थ्योरम थी, एक हमारे पास रिजल्ट था। मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर if and only if its row reduced echelon form is in। ठीक है, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो मैं उसे नॉन सिंगुलर कहता हूँ। कब कहता हूँ? जब वो आपके पास उसकी रो रिड्यूस फॉर्म में मैं चेंज करूँ तो वो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आ जाए। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट था आपके पास, ओके, सो इस रिज़ल्ट के हिसाब से मैट्रिक्स कोई मेरे पास अगर ए दी हुई है ऑर्डर एन की, तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर होगी, मतलब उसका ए इन्वर्स मैं निकाल सकता हूँ, प्रोवाइडेड उसकी रो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, तो बच्चे इस रूल का यूज़ हम करते हैं मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालने में या चेक करने में कि नॉन सिंगुलर है या नहीं है। ठीक है, तो वो ये कहता है आपके पास, आप एक मैट्रिक्स लो। ठीक है, एक मैट्रिक्स लो, मैं यहाँ पे इस साइड क्या लिख रहा हूँ अभी मैं इसको नहीं लिखता। ठीक है, आपने मैट्रिक्स ए ली, ठीक है, क्योंकि आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है और उसका आपने इन्वर्स निकालना है, मतलब वो नॉन सिंगुलर है या नहीं है। मान लीजिए नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स ए ली, यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाए। ठीक है, जो भी हम रो ऑपरेशन पढ़ के आए हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाए। ठीक है, और इसको टू चेंज इट इनटू रो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म, कि इसको हमने रो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए। और मान लीजिए ये चेंज होगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन में, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए थी। ठीक है, हमने उस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए उसे रो रिड्यूस में चेंज करने के लिए, और वो चेंज हो गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन में। अब ये तो पता लग गया भाई कि आपकी वो मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है। ओके, तो इन्वर्स कहाँ पे है? तो वो क्या करता है बच्चे, जैसे आपको याद होगा हमने सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू बी को सॉल्व करने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ली थी। सिमिलरली वो क्या करता है, यहाँ पे बार लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन लगाता है। ठीक है, रो ऑपरेशन ए पे लगा रहा था, ठीक है, जैसे यहाँ किया था, अल्टीमेटली बी पे भी लग रहे थे, तो रो ऑपरेशन ए पे लगाने उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए। तो विद इन दैट क्या होता है कि जब इस पे ऑपरेशन लगते हैं तो वो ए इनवर्स में चेंज हो जाती है। दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंजेस टू ए इनवर्स मैट्रिक्स, एंड दैट इज़ द पॉइंट कि हमें वहाँ पे ए इनवर्स भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से बचे, ये मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर इफ़ एंड ओनली इट्स रो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म इज आई एन। ठीक है, तो आई एन से ए इनवर्स मिल जाता है, और ए आई एन में चेंज हो रहा है, मतलब नॉन सिंगुलर है, वो आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेशन आपने सही करी है, मान लो ए आई एन में चेंज नहीं होता, कैलकुलेशन सही है आपकी, रिड्यूस फॉर्म नहीं आती, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी आपकी। ठीक है, आई एन से ए इनवर्स कैसे बनता है, चलो एक तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया, एक बच्चे इसका और भी आप देख सकते हैं, जैसे ए एक्स इक्वल्स टू बी सिस्टम होता है। ठीक है, यहीं से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसको ए एक्स इक्वल्स टू आई एन बी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए आल्सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। सिंस अगर इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या बना, दिस इज
ए इनवर्स आई एन बी, ठीक है, ये चीज़ बनी आपके पास। अब ए इनवर्स इज योर आई एन एक्स, ए इनवर्स ए, यू नो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन, और दिस इज ए इनवर्स बी, दिस इज। तो आपके पास आप देख सकते हैं बच्चे, आप चले कहाँ से, आप यहाँ से चले, ठीक है। ए किस में चेंज हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ए किस में चेंज हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आई एन कॉरस्पॉन्डिंगली किस में चेंज हो गया, ए इनवर्स में। तो दैट इज़ द लॉजिक कि हम जो यूज़ करते हैं, ए पे रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म लगाते हैं, वो आई एन में चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसकी रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी, ठीक है। एंड विद इन दैट आई एन को हम साथ में लिख लेते हैं, उससे क्या होता है कि आई एन जो है चेंज हो जाता है ए इनवर्स में, ठीक है। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी वी यूज़ फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको पूरा नहीं करूँगा बच्चे, जस्ट एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स के थ्रू करके दिखाना है, क्योंकि हम रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म के जो एग्जांपल्स हैं कैसे रिड्यूस करने वो कर चुके हैं पीछे। तो मान लीजिए फाइंड इट्स इनवर्स, कि वो दे रहा है आपको कि भाई इसका नॉन सिंगुलर ये मैट्रिक्स है, तो इसका आपने इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ए को लिखेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 को इस तरह से लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप इस तरह से लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनी, 2 0 1 7 1 2 3 -1 1, और यहाँ I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाए, ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए टू रिड्यूस ए टू I3, ठीक है, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ए, तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इसकी रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 में तो चेंज होनी ही होनी है, ठीक है। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली बच्चे साथ साथ इस पे ऑपरेशन लग रहे होंगे, तो ये ऑपरेशन लग के अल्टीमेटली आपके पास ऐसा कुछ बन जाता है, 1/4 1/4 1/4 -3/4 5/2 -1/2 -1/2. So here using elementary row operation to reduce A to I3, ठीक है, by रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म, आपके पास ये चीज़ बन गई, ए चेंज हो गया I3 में, I3 चेंज होगी ए। So since A changes to, or since matrix A has a row reduced echelon form I3, so A is non-singular, its inverse exists, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, और कितना है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस इज -3/4 1/4 1/4 1/4 1/4 -3/4 5/2 -1/2 -1/2. सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये बचे आपका इनवर्स, हम रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म की हेल्प से इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। जस्ट पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी ले रहे थे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, वही कंसेप्ट यूज़ करके उसने इनवर्स पे लगा दिया। तो सेम चीज़ वही है, बस बी की जगह अब आपको मैट्रिक्स दी होगी तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चलते हैं आप, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट योर इनवर्स, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म। ओके, सो अब इसके बाद बच्चे कुछ आपके कंसेप्ट्स हैं जो थोड़े से मुझे डिस्कस करने हैं आपके साथ, ठीक है। सम अदर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एशेलन फॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ एक आपके कंसेप्ट्स हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, वो क्या क्या हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं पाइवटिंग से। ये बच्चे आप बेसिकली ना जो अभी करवाने जा रहा हूँ सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए जिनको थोड़ा सा कंसेप्ट्स का थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है तो उनको लिए मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ। ये आप बेसिकली चीज़ें सेकेंड ईयर में न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ोगे, ठीक है। सो पाइवटिंग, अब ये पाइवटिंग का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। कल बच्चे आपको याद होगा
हमने एक सिस्टम सॉल्व किया था और उसमें उसको समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड पे लेके जा रहा हूँ। द मैट्रिक्स वाज 1 -1 3, जिसका यूनिक सोल्यूशन निकला था 2 1 -1 3 -1 2। क्योंकि कंसेप्ट पाइवटिंग का क्या है अभी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने चेंज किया था रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में, ठीक है, रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में चेंज किया था और वो बनी थी आपकी 1 0 0 5/7 0 1 0 1 एंड देन 0 0 1 3/7, ठीक है, ये बनी थी आपकी। और इसी को अगर आप रो एशेलॉन फॉर्म में चेंज करते, ठीक है, क्योंकि हमने साथ साथ ये भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये रो एशेलॉन फॉर्म, क्योंकि दोनों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ चीज़ समझानी है आपको। तो वो आपकी ऐसे कुछ बनती थी 1 -1 3 0 3 -7 1 0 एंड देन यू हैव 0 0 -7/3 -1। तो ये आपके पास रो एशेलॉन फॉर्म बनी थी, दिस इज़, और ये आपकी रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनी थी, ठीक है बच्चे। तो फ़र्क सिर्फ इतना ही था, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, रो रिड्यूस्ड तो आपको पता है, ठीक है। रो एशेलॉन फॉर्म इससे कैसे डिफ़र करती है, बस दो फ़र्क होते हैं। पहला फ़र्क ये कि हम जो पाइवट एलिमेंट हैं, रो के फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, उनको यूनिटी नहीं बनाते, वो जैसे भी हैं उनको एज सच लेके चलते हैं। यहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से यूनिटी था तो इसलिए है, अदरवाइज़ ये नहीं होता तो हम इसको रो एशेलॉन फॉर्म में वैसा नहीं लेके चलते, ठीक है। दूसरी बात कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट आपके यूनिटी हम नहीं बनाते। दूसरी बात बच्चे, हम जो पाइवट एलिमेंट है, रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, उस पूरी कॉलम के एलिमेंट्स को ज़ीरो नहीं बनाते, जबकि पाइवट के नीचे के एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाते हैं इन रो एशेलॉन फॉर्म। रो रिड्यूस में तो जिस कॉलम में पाइवट एलिमेंट आ गया उस पूरी कॉलम के एलिमेंट्स को ज़ीरो बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं करते, यहाँ पे हम पाइवट के नीचे के एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाते हैं, सो दैट कि आपके पास वो कंडीशन इसकी फुलफिल हो सके रो एशेलॉन फॉर्म की, कि रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऊपर वाली रो के राइट में लाई कर रही है, ठीक है। तो ये आपके पास दो चीज़ें थी। अब बच्चे यहाँ पे हमने मल्टीप्लायर का कंसेप्ट किया था, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, कि जब हम रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनाते हैं तो रो ऑपरेशन लगाते हैं, तो वहाँ मल्टीप्लायर क्या था कि एलिमेंट दैट इज़ टू मेड ज़ीरो, जिसे भी हमने ज़ीरो बनाना है, ठीक है, अपॉन पाइवट एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से हम मल्टीप्लायर बना रहे थे कि भाई मुझे अगर जिस एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है, ठीक है, तो वो वाला एलिमेंट डिवाइडेड बाय पाइवट एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। ये हम लास्ट टाइम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये। अब बच्चे प्रॉब्लम क्या है कि मान लो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि मेरे पास ऐसी मैट्रिक्स है 0 1 3, ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2 4 -5 -6 -1 3, ठीक है। मान लीजिए ऐसी कोई मेरे पास मैट्रिक्स है। अब मुझे इसे रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, तो पहला काम मेरा क्या होता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री अपने फर्स्ट रो की ढूंढना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री ज़ीरो दी हुई है, स्टार्टिंग में गड़बड़ हो गई, ठीक है। हमारा जो कंसेप्ट था वो तो यहीं पे फेल हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया तो तीसरी में जाके आपकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री कहाँ बनाते रहेंगे हम, ठीक है। तो जब कभी ऐसे, मतलब देखो बच्चे, पहली रो ये है ना, तो मोस्टली आपके पहली नॉन ज़ीरो एंट्री यूनिटी होनी चाहिए आपके पास, यूनिटी ना भी हो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाए, चलो अगर मैं ये कह रहा कि ये ज़ीरो यहाँ पे आ रही है तो इसकी और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इंस्टेड कि मैं कहूँ जी कि मुझे ये ज़ीरो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो ज़रा समझने की कोशिश करना। जब मैं इसको ज़ीरो बनाऊँगा एलिमेंट को, तो मुझे मल्टीप्लायर क्या लेना पड़ेगा, 2 अपॉन पाइवट क्या है 0, 2 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो गया। इस रो में जब ऑपरेशन लगाना होगा तो मुझे इस -6 को 0 बनाना है, तो मल्टीप्लायर क्या बनेगा -6 अपॉन 0, फेल कर गया अपना रूल सारा, जो एक्सटेंडेड रो ऑपरेशंस हम लगा रहे थे फेल कर गए सारे, ठीक है। सो इफ़ पाइवट
इज इक्वल्स टू 0 आवर रो ऑपरेशंस फेल्स। जो स्टैंडर्ड रो ऑपरेशन है वो फेल कर जाते हैं पाइवट अगर 0 हो, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा नहीं कहता कि क्लोज टू 0, मैं अभी 0 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 0 और क्लोज टू 0 ये बच्चे आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, तो मैं उस कंसेप्ट पे नहीं जाता, 0 की बात करते हैं। तो फिर बच्चे हम क्या करते हैं, फिर हम वहाँ पे पाइवटिंग करते हैं। व्हाट इज़ पाइवटिंग? पाइवटिंग सेज कि अगर कहीं आपका पाइवट एलिमेंट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री अगर 0 आ गई, तो आप क्या करिए, उस पाइवट कॉलम में आप जो भी आपके पास नॉन ज़ीरो एंट्री है उस कॉलम में, उससे उसे रो से उसे रिप्लेस करिए, ठीक है। तो आपके पास सेकंड रो है, ये भी नॉन ज़ीरो एंट्री है, थर्ड रो है, ये भी नॉन ज़ीरो एंट्री है, तो आप इसमें से किसी से भी आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। पर यूजली हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस pivot element with the element in corresponding column that has largest magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा हो। ये बच्चे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, उससे बेसिकली क्या होता है कि प्रोपोगेशन ऑफ एरर कम होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आप। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे केसेस में हम जब पाइवट एलिमेंट 0 आ गया, उस कॉलम में, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में नॉन ज़ीरो एलिमेंट से उसे रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस उससे करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है -6 का, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आई विल डू R3 चेंजेस टू R1। मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, तो मेरा क्या बना, -6 -1 3 2 4 -5 तो ऐसा है, एंड देन यू हैव 0 1 3। तो अब कोई इशू नहीं है, अब तो आपका काम थोड़ा और आसान हो गया, एक आपको एलिमेंट 0 पहले से ही मिल गया, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट पाइवटिंग इज, रिप्लेसिंग द पाइवट एलिमेंट दैट इज 0 विद द एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर पाइवट कॉलम विद एलिमेंट दैट हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो इसे हम पाइवटिंग कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट पाइवटिंग। और अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पेपर में आ गया जहाँ पे ये 0 हो गया, तो आपके तो रो ऑपरेशन फेल कर जाएंगे ना, तो उस केस में फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए एक और आपके सामने केस रख रहा हूँ, मैट्रिक्स में मान लीजिए आपने पहली कॉलम के एलिमेंट्स 0 बना दिए, एंड विद इन दैट ऑपरेशन क्या हुआ आपके पास कि यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसी चीज़ बन गई, यस, ये आप रो ऑपरेशंस लगा रहे थे मैट्रिक्स में, और ठीक है, फर्स्ट कॉलम यूनिटी बना के ये 0 बना दी, पर यहाँ ऑपरेशन लगा, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अगेन बच्चे, सेकंड रो की पहली नॉन ज़ीरो एंट्री ये हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर आपकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ कहीं आ गई तो गड़बड़ है, ठीक है। प्रोवाइडेड मैं क्या उसे ऊपर नीचे रिप्लेस कर सकता हूँ, उस एलिमेंट को जो मेरा फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए थी, जो कि अब नहीं है, वो 0 आ रही है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो ये 0 है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, रो रिड्यूस बनाने के लिए या इवन रो एशलॉन बनाने के लिए, इस रो को मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना पड़ेगा, तो -3/0 अगेन फेल कर जाएगा। तो अगेन ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, आप यहाँ पे ऊपर वाले से रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर आपकी सिमेट्री बिगड़ जाएगी, ये 1 नीचे आ जाएगा, सारी सिमेट्री बिगड़ जाएगी। तो पाइवट के नीचे की रोज़ को देखा जाता है, ठीक है। यहाँ तो क्योंकि हमने जो पिछला केस किया वहाँ पे वो पहली रो का पहला एलिमेंट ही था आपके पास, इसलिए सारी की सारी रोज़ के नीचे थी। लेकिन अगर बीच में कहीं फंसा हो 0 आपका पाइवट एलिमेंट, तो हम उसके नीचे की रोज़ को देखते हैं और रिप्लेस करते हो, नीचे की जितनी रोज़ हैं उसमें से मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाला। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप R2 को रिप्लेस कर सकते हैं R3 से। सो व्हाट यू विल गेट 1 2 3 0 -3 1 0 0 2। आप देख सकते हैं आपका अब ये जो है, ये एक, अगर मैं इसे ज़्यादा ना कहूँ तो मेरे पास ये रो एशलॉन फॉर्म तो बन ही गई है ना, रो एशलॉन फॉर्म तो बन ही गई है आपके पास। 0 ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इस रो के पहले नॉन ज़ीरो एंट्री के राइट में, ठीक है। ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री थर्ड रो की
इसके राइट में, तो एटलीस्ट ये रो एशलॉन फॉर्म तो बन ही गई है, ठीक है। रो रिड्यूस के लिए नो डाउट मुझे इसको पहले यूनिटी बनाना पड़ेगा, इसको ज़ीरो करना पड़ेगा, फिर आगे जो भी होगा इधर भी ज़ीरो बनाएंगे, ठीक है। पर एटलीस्ट दिस इज़ इन रो एशलॉन फॉर्म। तो मेन कंसेप्ट कि उस पाइवट एलिमेंट जो ज़ीरो बन गया उसे आप रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, और रोज़ कौन सी, पाइवट के नीचे की। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड योर पाइवटिंग, दिस इज कॉल्ड पाइवटिंग। Okay बच्चे, and the last topic that I am covering now is the comparison of Cramer rule that is based upon determinant। क्योंकि बच्चे जब शुरुआत हुई थी मैं आपसे अक्सर कह रहा था कि हम क्रैमर रूल को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, हम क्रैमर रूल को यूज़ नहीं करते हैं, और उसकी जगह पे जो है हम यूज़ करते हैं रो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म को। तो यहाँ पे जो रो रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म, ठीक है, डिटर्मिनेंट बेस्ड मेथड है क्रैमर रूल, ठीक है। रो रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म जो मेथड है दैट इज़ योर गॉस जॉर्डन, ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे आप, मैं सिर्फ यहीं पे भी ये कर रहा हूँ गॉस जॉर्डन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने लगे कंपैरिजन, वी वांट टू सी, हम कह रहे थे कि भाई डिटर्मिनेंट वाले मेथड जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, डिटर्मिनेंट जिस मेथड में इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। पहले तो हमने नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, खासकर तो ये बेसिकली होते हैं मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन्स और डिवीज़न एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन ही काउंट करता है, डिवीज़न को भी मल्टीप्लिकेशन काउंट करता है, ठीक है। तो ये होते हैं, इन दोनों के सम को हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। पर बच्चे जो ज़्यादा कंप्यूटेशनल टाइम लेते हैं वो लेते हैं नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस या डिवीजन्स, ठीक है। ये ऑपरेशन जो है ये कंप्यूटर का ज़्यादा टाइम लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा इशू नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऐड ही करना होता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपकी ज़्यादा कंप्यूटेशन टाइम लगता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन की जब भी बात की जाती है खासकर ध्यान दिया जाता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न किस में कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को, और जिसमें आपकी डिवीजन्स भी आ जाती हैं, इसमें आपकी डिवीज़न भी आ जाती है। तो अब आपके पास हमने ये देखना है कि जब मैं क्रैमर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट बेस है, और जब मैं गॉस जॉर्डन यूज़ कर रहा हूँ जो रो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म है, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितनी करनी पड़ती हैं, जो भी ये आपके एल्गोरिथम हम बनाते हैं या हाथ से सॉल्व करते हैं, तो नंबर ऑफ मेरे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन्स कितनी होती हैं, एडिशंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कितनी होती हैं, ठीक। तो जो डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला है उसके लिए, जो डिटर्मिनेंट वाला जो रूल है उसके लिए जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो दिए जाते हैं इस फार्मूले से, प्लस n, यस, n प्लस 1 फैक्टोरियल k इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 अपॉन k फैक्टोरियल, ठीक है। और रो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके दिए जाते हैं n क्यूब बाई 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक है। n जो है वो आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है, n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और सिस्टम। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। अब शुरू करते हैं n इक्वल्स टू 2 है, तो मेरे पास क्रैमर रूल से कितनी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बनेंगी, और रो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म अगर लगाता हूँ तो कितनी बनेंगी। सो इट इज़ 8, हियर इट इज़ योर 7, n equals to 3, it is 39, number of multiplications, here it is 21, n is equals to 4, number of multiplications or division while solving a system linear equation by Cramer's rule is equals to 204, and it is 46, see the difference. N equals to 5, it goes to 1 2 3 5 number of multiplication division, whereas in your ro reduced echelon form it is 85, you can see
ये स्टेबल है, नंबर ऑफ ऑपरेशन ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए ज़रा, और नाउ सी द डिफरेंस, n इक्वल्स टू 10, इट इज़ 6 8 5 8 8 3 1 0 number of operations, and that only including multiplication divisions, and here it is 595 595, ठीक है। and if I take n20, now you see the difference, 8.8 into 10 raised to power 19 operations using determinant, ठीक है। और यहाँ पे it is only 4390। यू कैन सी द डिफरेंस कि जब आपने मेथड जो यूज़ किया गॉस जॉर्डन रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म पे जो बेस्ड है, वहाँ पे आपके पास जो है ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रहे हैं विद इंक्रीज इन एन, वेयर एज क्रैमर रूल शुरू में तो ठीक था n इक्वल्स टू 3 के लिए, लेकिन जैसे n इक्वल्स टू 4 5 और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेज ड्रास्टिकली। तो बच्चे इसलिए कंप्यूटेशनली क्रैमर रूल्स को प्रेफर नहीं किया जाता। नो डाउट अब इसके कई मॉडिफिकेशंस आ गए हैं जिसमें इसके जिसे वो हाइब्रिड फॉर्म्स आ गई हैं क्रैमर प्लस कुछ और मेथड लगा के, जिससे वो काफ़ी उसकी एफिशिएंसी कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। पर स्टिल हम अगर जो आपका क्लासिकल क्रैमर रूल है उसकी बात करें तो इट इज़ नॉट गुड फॉर कंप्यूटिंग हायर ऑर्डर सिस्टम्स, ठीक है, जिन सिस्टम में मैट्रिक्स एक ऑर्डर ज़्यादा है। बिफोर क्लोजिंग वन प्लस पॉइंट, हमने रो एशेलन फॉर्म की भी बात करी थी। बिफोर क्लोजिंग हमने रो एशेलन फॉर्म की भी बात करी थी। रो एशेलन फॉर्म के ऊपर जो बेस्ड मेथड है जिससे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कराते हैं x इक्वल्स टू b, दैट इज़ गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और ये मेथड बच्चे आपके पास जो है इसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं दैट इज़ गिवन बाय n³/3 प्लस n² माइनस n/3। यस, दिस इज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन योर गॉस एलिमिनेशन मेथड दैट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मिंग द रो एशेलन फॉर्म, ठीक है, जिसमें हम रो एशेलन फॉर्म बनाते हैं और फिर उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन से वेरिएबल्स को निकालते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कैसे रो एशेलन फॉर्म बनाते हैं, फिर उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन लगा के वेरिएबल्स निकालते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा मैं इसको अगर चेक करूँ कि रो एशेलन फॉर्म से मेरा जो मेथड है वो मैं लगा के मेरे पास कितना जो है इसमें आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेशन जैसे जो कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो आते हैं, दैट इज़ हियर 6 सी द डिफरेंस, 17 36 65, okay, here it is 430 and here it is 3060, yes। So now you can see the difference। ये मैं जाते जाते बता रहा हूँ, बताना नहीं चाह रहा था बच्चे, पर मैंने कहा आप फिर कुछ बोलेंगे पर मैं पहले खुद ही बोल दूँगा उस चीज़ को कि रो एशेलन फॉर्म के ऊपर जो मेथड बेस्ड है गॉस एलिमिनेशन, ठीक है, तो वो आपके पास और भी कम ऑपरेशंस आपको वहाँ पे मिल रहे हैं। अगर कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस और भी ज़्यादा कम हो गए। तो बात ये हुई कि भाई फिर हम रो एशेलन फॉर्म ही क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, है ना रो रिड्यूस क्यों पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना बच्चे कि जब आपको एक बिगर पिक्चर का पता हो, बिगर ओवरव्यू का पता हो, तो उससे अंडर जितनी भी छोटी चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म इज़ मोर जनरल, ठीक है, ये मोर जनरल फॉर्म है, इसके ही 2 पॉइंट्स रो एशेलन फॉर्म को बनाते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको बिगर पिक्चर पता है कि भाई ये जो आप जब इन मेथड्स को पढ़ोगे गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन, तो आपको इन बिग पिक्चर पता है कि भाई इनके पीछे थ्योरी क्या काम करती है। आपको कल को गॉस एलिमिनेशन कराया जाएगा तो आपको ये नहीं होगा कि सिर्फ रो एशेलन फॉर्म तक ही सीमित होता है, आपको पता होगा कि भाई ये भी चीज़ होती है, ठीक है। तो दैट इज़ द व्यू कि रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म मोर जनरलाइज्ड है, मोर वो आपके पास ब्रॉड है, उसी की एक फॉर्म रो एशेलन फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए आपको ब्रॉडर फॉर्म पढ़ाई जा रही है। नो डाउट आगे जाके जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे वहाँ पे आपके पास इस फॉर्म के ऊपर जो मेथड है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि दैट इज़ मोर कंप्यूटेशनली एफिशिएंट देन योर मेथड दैट इज़ बेस्ड ऑन रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म, गॉस जॉर्डन मेथड जो रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म पे बेस्ड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम क्लोजिंग योर टुडेज़ लेक्चर। और इस लेक्चर के बाद बच्चे आपका मैं अब नेक्स्ट वीक से
लीनियर अलजेब्रा के यस उससे पहले आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर है. सो वी विल फर्स्ट डू आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स एंड आफ्टर दैट लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेस सब स्पेस शुरू करेंगे. ओके बच्चे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.